एक युवा ब्रह्मचारी था। वह बहुत ही प्रतिभावान था। उसने मन लगाकर शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह प्रसिद्धि पाने के लिए नई नई कलाएं सीखता रहता था। विभिन्न कलाएं सीखने के लिए वह अनेक देशों की यात्रा भी करता था। एक व्यक्ति को उसने बाण बनाते देखा तो उससे बाण बनाने की कला सीख ली। किसी को मूर्ति बनाते देखा तो उससे मूर्ति बनाने की कला सीख ली। इसी तरह कहीं से उसने सुंदर नक्काशी करने की कला को भी सीख लिया। वह लगभग 15-20 देशों में गया और वहां से कुछ न कुछ सीख कर लौटा। इस बार जब वह अपने देश लौटा तो अभिमान से भरा हुआ था। अहंकारवश वह सबका मजाक उड़ाते हुए कहता, भला पृथ्वी पर है कोई मुझ जैसा अनोखा कलाविद? मेरे जैसा महान कलाकार भला कहाँ मिलेगा? बुद्ध को उस युवा ब्रह्मचारी के बारे में पता चला तो वह उसका अहंकार तोड़ने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, युवक, मैं अपने आप को जानने की कला जानता हूं। क्या तुम्हें यह कला भी आती है? वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरे बुद्ध को युवक नहीं पहचान पाया और बोला, बाबा, भला अपने आप को जानना भी कोई कला है? इस पर बुद्ध बोले, जो बाण बना लेता है, मूर्ति बना लेता है, सुंदर नक्काशी कर लेता है अथवा घर बना लेता है, वह तो मात्र कलाकार होता है। यह काम तो कोई भी सीख सकता है, पर इस जीवन में महान कलाकार वह होता है जो अपने शरीर और मन को नियंत्रित करना सीख जाता है। अब बताओ, ये कलाएं सीखना ज्यादा बड़ी बात है या अपने जीवन को महान बनाना? बुद्ध की बातों का अर्थ समझकर युवक का अभिमान चूर चूर हो गया और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। वह उस दिन से उनका शिष्य बन गया। सत्य की खोज। राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन ठान लिया था कि अब उन्हें भी संसार का मोह त्याग कर सन्यासी हो जाना है। सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और वैभव विलास में जीवन को व्यर्थ नष्ट करना उचित नहीं है। संसार के रिश्ते नातों और वैभव प्रदर्शन से उन्हें गहन विरक्ति होने लगी। इसी विरक्ति ने उनके अंतर से संसार की प्रत्येक जड़चेतन वस्तु व्यक्ति से मोह को निकालकर बाहर किया। जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण से महल में लौटा तो उसे शुभ समाचार मिला कि यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। इसी उपलक्ष्य में सारे महल में मंगल गीत गाए जा रहे थे और महल को ही नहीं, राज्य भर को तरह तरह से सजाया जा रहा था। महाराज शुद्धोधन और महारानी प्रजावती की प्रसन्नता की कोई सीमा न थी, किंतु इस शुभ समाचार को सुनकर भी राजकुमार सिद्धार्थ ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की। ऐसा लगता था कि उनके मन में निर्लिप्तता की भावना अपनी जड़ें जमा चुकी थी। सांसारिकता से उनका पूर्णतया मोह भंग हो गया था। राजमहल में तरह तरह के उत्सव और नृत्य गान के आयोजन हो रहे थे, किंतु किसी भी आयोजन में सिद्धार्थ का मन न लगा। सिद्धार्थ को पुत्र होने की न तो प्रसन्नता हुई और न ही शोक हुआ। जब शिशु का नामकरण किया गया तो वे मौन ही रहे, निर्लिप्त ही रहे। शिशु का नाम राहुल रखा गया। राहुल अभी अत्यंत छोटा ही था कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय किया। यह आषाढ़ की पूर्णिमा थी। चांद पृथ्वी पर अपनी शीतल छटा बिखेर रहा था। सिद्धार्थ ने औतम बार राहुल और यशोधरा की ओर देखा और राजमहल छोड़कर बाहर निकल आए। सिद्धार्थ ने अपने सेवक छंदक को निद्रा से जगाया और रथ तैयार करने को कहा। छंदक ने सोचा, संभवत स्वामी इस समय भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं। उसने तुरंत रथ तैयार कर दिया। रथ में सवार होकर सिद्धार्थ ने खंदक को वन की ओर चलने को कहा। अनोमा नदी के निकट जंगल में जाकर सिद्धार्थ ने छंदक से रथ रोकने को कहा। रथ रुकते ही वे रथ से नीचे आ गए। सिद्धार्थ ने अपने सभी राजसी अलंकरण और वस्त्र उतारकर छंदक को सौंपे और उसे महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ का आदेश सुनकर छंदक फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार छंदक शोकाकुल स्वर में बोला,
जब महाराज और महारानी आपके सन्यासी होने का समाचार सुनेंगे तो उनका तो हृदय ही फट जाएगा। वे इस दुख को कैसे सहन कर पाएंगे? छंदक, यह संपूर्ण संसार ही दुखों का मेला है। संसार में रहकर केवल दुख ही पाया जा सकता है। यदि सुख पाना है तो यह संसार छोड़ना होगा। मैं सुख दुख की इस श्रृंखला को समाप्त करने के लिए ही गृह त्याग कर रहा हूं। और फिर सिद्धार्थ ने कटार से अपने रेशमी मुलायम केशों को काट डाला। छंदक को उन्होंने समझाते हुए कहा, छंदक, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि संसार के दुखों कष्टों को समाप्त करके मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए ही मैं गृह त्याग कर रहा हूं। और इसके बाद सिद्धार्थ ने छंदक को महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ के आदेश पर छंदक शोक निमग्न हो राजकुमार को प्रणाम करके राजमहल की ओर लौट चला। छंदक ने राजमहल में लौटकर राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग की सूचना दी तो महाराज शुद्धोधन और महारानी प्रजापति का दुख से बुरा हाल हो गया। यशोधरा तो नीर बहाती हुई विलाप कर उठी। राजा शुद्धोधन के मुख से निकला, आज विद्वान पंडितों और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सत्य हो गई। मेरा प्रिय पुत्र गृह त्याग कर लोक का कल्याण करने के लिए सन्यासी बनने को निकल पड़ा। उसे मेरे अनेकों प्रयास भी न रोक पाए। यशोधरा ने अपने पति के राजसी अलंकरणों के त्याग की बात सुनकर अपने शरीर से सभी अलंकरण त्याग दिए, केवल सुहाग चिन्हों को ही शरीर पर धारण किया। यहाँ तक कि पृथ्वी पर सोना और पत्तल पर खाना उसने अपना नियम बना लिया। राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग से राजमहल में शोक का सन्नाटा छा गया। राजमहल का वाद्य संगीत और पायल की रुंझुन भी न जाने कहां खो गई। साधना की ओर राजकुमार भ्रमण करते हुए मगध की राजधानी राजगृह के निकट पहुंचे। राजगृह के निकट पहाड़ की अनेक कंदराएं थीं। सिद्धार्थ ने इन्हीं कंदराओं को अपना बसेरा बनाया। इन कंदराओं में एक मर्मज्ञ आचार्य आलाड़ साधनारत रहते थे। सिद्धार्थ ने आचार्य आलाड़ से ही साधना के गूढ़ रहस्य प्राप्त किए और उनके निर्देश पर ही तपश्चर्या में जुट गए। यहाँ पर उन्होंने कठोरता पूर्वक नियम संयम का पालन करते हुए तपश्चर्या आरंभ कर दी। वे साधना में इतना रत हो जाते थे कि उन्हें अपने तनमन की भी कोई सुध-बुध न रहती थी। इस कठोर साधना से उनका बलिष्ठ शरीर धीरे धीरे निर्बल होने लगा, किंतु उन्होंने अपनी तपश्चर्या जारी रखी। किंतु इतना कुछ होने पर भी उनके मन को तनिक भी शांति प्राप्त न हो सकी। इसके विपरीत यहाँ उन्हें और भी अधिक उद्विग्नता ने घेर लिया। उस समय मगध का सम्राट बिंबसार था। जब सम्राट ने यह सुना कि कपिलवस्तु का राजकुमार राजपाट त्याग पहाड़ों की कंदराओं में साधना कर रहा है, तो उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई कि उनके दर्शन किए जाएं। एक दिन सम्राट बिंबसार सिद्धार्थ के दर्शन करने वहां आ पहुंचा। सम्राट ने सिद्धार्थ को देखा कि राजकुमार का शरीर बड़ा कोमल और सुंदर है। उन्हें सिद्धार्थ पर दया आने लगी। सिद्धार्थ को सम्राट के आने का आभास मिला तो उन्होंने आंखें खोलकर उन्हें प्रणाम किया और वहां आने का कारण पूछा। सम्राट बोले, राजकुमार, इतने कोमल शरीर से इतनी कठोर साधना करना तो अपने ही शरीर पर अन्याय करना होगा। यदि राज्य सुख की आवश्यकता है तो मेरे साथ महल में चलो। सम्राट, यदि मैं राज्य सुख चाहता तो राजमहल का त्याग ही क्यों करता। मेरी इच्छा स्थायी सुख, स्थायी शांति प्राप्त करने की है। ठीक है कुमार, जब तुम अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर लो तो एक बार मुझे दर्शन देने अवश्य आना, कहकर सम्राट वहां से चले गए। मोक्ष का मार्ग। एक दिन दोपहर के समय राजकुमार सिद्धार्थ वन में तपस्या कर रहे थे। उसी वन में एक गडरिया भेड़बकरियों को मारता पीटता वहां से गुजर रहा था। भेड़ों की दशा देखकर सिद्धार्थ ने गडरिये से पूछा, भाई, तुम इन मूक प्राणियों को बुरी तरह मारते हुए कहां ले जा रहे हो। गडरिया बोला, आज राजा बिंबसार के महल में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है।
वहां इन सबकी बलि दी जानी है। मुझे वहां ठीक समय पर पहुंचना है, इसलिए मैं इन्हें लेकर राजा के महल जा रहा हूं। इतना कहकर गडरिया फिर भेड़ों को पीटता हुआ आगे बढ़ गया। सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे राजा के महल पहुंच गए। जैसे ही बधिक ने बलि देने के लिए तलवार उठाई, दूर से आवाज आई, ठहरो, हिंसा मत करो। सब लोग साधु वेशधारी सिद्धार्थ को आश्चर्य से देखने लगे। सिद्धार्थ राजा के पास आकर बोले, राजन, यह कैसा यज्ञ है जिसमें मूक पशुओं का वध किया जा रहा है? इस यज्ञ के देवता कैसे हैं जो निर्दोष जानवरों के खून से ही प्रसन्न होते हैं? खून पीकर न तो देवता प्रसन्न होते हैं और न ही मनुष्य को मोक्ष मिलता है, उल्टा वह पाप का भागीदार बन जाता है। दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा, अहिंसा तथा धर्म हो मनुष्य के मोक्ष का द्वार है। सिद्धार्थ की बात का राजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने तुरंत सभी भेड़क्रियों को स्वतंत्र करा दिया। धर्म का उजाला। बुद्ध ने अपनी कुटिया नगर से दूर वीराने महत्या बुद्ध ने अपनी कुटिया नहर से दूर दोराने में बना रखी थी। वहीं अपनी कठिनाइयां लेकर आते थे और उनसे समाधान पाकर संतुष्ट भाव से वापस जाते थे। बुद्ध की ख्याति सुनकर एक दिन नगर का एक सेठ भी उनके पास आया। उसके पास काफी धन था, तिजोरियों में खजाना भरा पड़ा था। उसका मानना था कि बिना धन के जीवन नहीं चल सकता, लेकिन धर्म के बिना तो कोई काम नहीं रुकता। फिर भी हमेशा धर्म को ही दुहाई क्यों दी जाती है? अपना संशय लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी शंका सुनकर संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर की प्रतीक्षा में सेठ कुटिया में ही रुक गया। रात हुई, दीपक जलाया गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। सेठ ने पूछा, तथागत, दीपक क्यों जल रहा है? मुझे उजाले में नींद नहीं आ रही है। यह और कब तक जलेगा? बुद्ध ने कहा, जब तक अंधेरा रहेगा। सेठ बुद्ध का मुंह देखने लगा। तब बुद्ध ने समझाया, इस दीपक को तरह धर्म की भी इसलिए जरूरत है क्योंकि जगत में अधर्म है। जब तक अधर्म रहेगा तब तक धर्म की जरूरत बनी रहेगी। सेठ को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था और वह संशय मुक्त होकर अपने घर लौट गया। सत्य से दूर। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य पर प्रसन्न होकर उसे पारसमणि देने का वचन दिया। नियत स्थान पर बुलाकर बुद्ध ने शिष्य को उस स्थान पर खुदाई करने को कहा। खोदने पर वहां एक लोहे की डिब्बी मिली। बुद्ध ने शिष्य को बताया कि इसी में वह पारसमणि है जो किसी भी धातु से छूने पर उसे सोने में बदल देगी। शिष्य ने काफी अध्ययन किया था। उसने सोचा कि यदि डिब्बी में पारस पत्थर होता तो कम से कम यह लोहे की डिब्बी तो सोने की बन ही गई होती। इसलिए बुद्ध के विदा होते ही उसने वह डिब्बी बेकार जानकर फेंक दी। जमीन पर गिरने से डिब्बी खुल गई और उसमें रखा हुआ पत्थर छिटककर कहीं खो गया। लेकिन छिटकते समय उसका स्पर्श डिब्बी की बाहरी सतह से हो गया, सो डिब्बी सोने की हो गई। आश्चर्य से जब शिष्य ने निकट जाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि डिब्बी के अंदर पारसमणि को रखने के लिए कपड़े का अस्तर लगाया गया था, इसलिए उसका सीधा स्पर्श डिब्बी से नहीं हो पाया था और वह सोने की नहीं बन पाई थी। शिष्य को बहुत पछतावा हुआ। हम सब ज्ञान को, सत्य को पाने का साधन समझते हैं, लेकिन कई बार अपने तर्क ज्ञान के कारण ही हम सत्य से दूर हो जाते हैं। शिष्य अपने अधिक ज्ञान के कारण ही सत्य, पारसमणि से वंचित रह गया। प्रेम और रोटी। असिस्टेंट काउंसिलर गस्टाफो फाक ने लुई के पिता के सम्मुख जब लुई से अपनी शादी का शुभ प्रस्ताव रखा, तब वृद्ध पिता का पहला सवाल था, तुम कितना पैदा कर लेते हो? 100 क्रोनर से ज्यादा तो नहीं कर पाता, लेकिन लुई। लेकिन कुछ नहीं, लुई के पिता ने बीच में टोक कर कहा, तुम्हारी आमदनी काफी नहीं है। आह, लेकिन वह मुझे कितना प्यार करती है।
मैं भी तो उसे प्राणों से ज्यादा चाहता हूं। हम दोनों एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं। हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन क्या 200 क्रोनर ही तुम्हारी सारी सालाना आमदनी है? हमारी जान पहचान पहले पहल लिडिंगो में हुई थी। सरकारी तनख्वाह के अलावा भी तुम्हें कुछ ऊपरी आमदनी है क्या? लुई के पिता ने जोर देकर पूछा। हाँ डॉट, अच्छा, हमारे ख्याल से इतना ही हम दोनों के लिए काफी है। और फिर देखिए हमारा आपस में प्रेम। सो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे साफो साफ कुछ हिसाब किताब तो बताओ। ओह, उत्सुक प्रेमी ने कहा, मैं कुछ ऊपरी काम करके काफी पैदा कर सकता हूं। क्या क्या? और कितने का? मैं फ्रेंच पढ़ा सकता हूं और अनुवाद भी कर सकता हूं, और फिर मैं प्रूफ रीडिंग से भी तो कुछ पैदा कर सकता हूं। कितना अनुवाद कर सकते हो? पेंसिल हाथ में उठाकर वृद्ध ने पूछा। यह तो ठीक नहीं बतला सकता, लेकिन फिलहाल मैं एक फ्रेंच की किताब का अनुवाद 10 क्रोनर फी फुरमे के हिसाब से कर रहा हूं। कुल मिलाकर कितने फर्मे हैं सारी किताब में? यही कुछ दर्जन कहना चाहिए। बहुत ठीक, यह कुल समझ लो 250 क्रोनर हुआ। इसके सिवा और क्या है? उफ, मैं कह नहीं सकता। कुछ ठीक तय नहीं है। क्या कुछ ठीक तय नहीं है और तुम शादी करना चाहते हो? अरे बच्चू, मालूम होता है कि तुम जानते नहीं हो कि शादी होती क्या है। समझे? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बच्चे होंगे, उन्हें खिलाना पड़ेगा, पहनाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, और उनके लिए न जाने क्या क्या और करना पड़ेगा। लेकिन फाक ने विरोध करते हुए कहा, बच्चे तो देर में भी हो सकते हैं, और हम लोग इतना प्यार करते हैं कि बच्चों का जल्दी पैदा होना बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए फिर कुछ रुककर लुई के पिता ने कहना शुरू किया, मेरे ख्याल से तुम दोनों के दोनों शादी करने पर तुले हुए हो, इसमें कोई शक नहीं, और ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि तुम्हें एक दूसरे में कौन सी बात अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारे विवाह के लिए अब अनुमति देनी ही पड़ेगी। इसलिए अच्छा है कि जो समय तुम लुई के पास बैठकर बर्बाद करते हो, उसमें काम करके कुछ पैदा ही करो। वृद्ध की इस स्वीकृति से युवक फाक एकदम खिल उठा और उसने बड़े सम्मान और आदर के साथ उनके हाथ चूम लिए। भगवान ही जानता है वह उस वक्त कितना खुश था, और उसकी लुइयो वह भी तो फूली नहीं समाती थी। शाम को जब वे साथ साथ हाथ में हाथ डालकर घूमने गए तो कैसा सुंदर गर्व सा अनुभव कर रहे थे, और उनके मुखों पर एक विचित्र चमक सी खिल रही थी। अब वह शाम को उससे मिलने आने लगा था। साथ में वे छपे हुए कागज ले आया करता था, जिनका वह प्रूफ ठीक करता होता। इसका पापा के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ा, और लुई ने भी सोचा कि मेरे लिए वह कितनी मेहनत करते हैं। यही सोचकर वह उसे चूम लेती। लेकिन एक दिन शाम को जरा जी बहलाने की गरज से वे थिएटर चले गए। वहां से लौटे तो एक सिकर्म में। इस सब में पूरे 10 क्रोनर खर्च हो गए। इसी तरह कई और दिन शाम को वह ट्यूशन पर न जाकर लुई के साथ घूमने निकल गया। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता जाता था, अपना घर सजाने की फिक्र उन पर सवार होती जाती थी। इसलिए कुछ जरूरी चीजें भी खरीदनी थीं। उन्होंने एक बढ़िया सा पलंग खरीदा, जिसमें स्प्रिंगदार गड्ढे, बढ़िया चादर, तकिया और मच्छरदानी भी साथ में थे। लेकिन लुई को एक नीला रेशमी लिहाफू चाहिए था, क्योंकि उसके बाल पीले सुनहरे रंग के थे। सो वह भी खरीदा गया। इसके सिवाय उन्होंने लाल शेड वाला एक लैंप खरीदा, वीनस की एक चीनी की प्रतिमा खरीदी, और एक मेज ली, जिसमें चाकू, छुरी, कांटे और शीशे के बर्तनों का एक बढ़िया सेट भी शामिल था। रसोई के लिए बर्तन खरीदने में लुई ने अपनी मां की सलाह और सहायता ली। तो इस तरह बेचारे असिस्टेंट काउंसिलर की नाक में दम था। इधर से उधर मकान ढूंढने के लिए दौड़े दौड़े फिरता, कारीगरों के काम की देखभाल करता,
सब फर्नीचर आ गया या नहीं, यह खबर रखता, चेक लिखता। उफ, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा था बेचारे को। और इस बीच में स्वाभाविक ही है कि गस्ताफो कुछ पैदा नहीं कर सकता था। उसने सोचा शादी हो जाने पर फिर सब ठीक हो जाएगा, खूब किफायतशारी करेंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा ही मकान लेकर रहेंगे। और फिर सच बात तो यह है कि बड़े मकान के मुकाबले में छोटे मकान की सजावट अच्छी और आसानी से हो जाती है, तो इसलिए उन्होंने पहली मंजिल पर 600 क्रोनर पर एक मकान किराए पर लिया, जिसमें 2 कमरे, एक रसोई और जिन्स के लिए एक कोठरी थी। पहले लुई का ख्याल था कि खुली छत वाले 3 कमरे ठीक रहेंगे। फिर उसने सोचा, जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तब इन सब बातों से क्या होता है। आखिर कमरे सजस जाकर ठीक हो ही गए। सोने के कमरे में 2 पलंग इस तरह खड़े थे माना किसी रथ के पहिए हों और वह रथ जीवन यात्रा पर चल दिया हो। नीले नीले लिहाफू, दूध सी सफेद पलंग की चादरें, बेलबूटों से कढ़े हुए तकिए के गिलाफू सब तितर बितर पड़े हुए बड़े खुशनुमा लग रहे थे। 200 क्रोनर का लुई का पियानो था जो दूसरे कमरे में रखा था। दूसरा कमरा बैठने, खाने और पढ़ने लिखने के लिए भी था। इसमें एक बड़ी और बढ़िया राइटिंग टेबल और मेल खाती हुई कुर्सियों के साथ एक डाइनिंग टेबल थी, एक बड़ा गिल्ट के फ्रेम का दर्पण, एक सोफा और एक किताबों का केस सारे के सारे कमरे की शोभा को बढ़ाकर जैसे उसमें बड़ा सुख और आराम सा भरे देते थे। विवाहोत्साह शनिवार की रात को संपन्न हुआ था और दूसरे दिन रविवार को काफी दिन चढ़े तक पति पत्नी सोए हुए थे। गस्ताफो पहले उठ बैठा, हालांकि सूरज की तेज रोशनी किवाड़ों की संदों में होकर आ रही थी, फिर भी उसने किवाड़ों को खोला नहीं। प्रत्युत लाल शेड वाला लैंप जला दिया, जिसके अरुण प्रकाश में वीनस की चीनी की प्रतिमा एक रहस्यभरी आभा से ज्योतित होकर खिल पड़ी। तृप्त और अलसाई बधू भी पास ही लेटी हुई थी। वह खूब मीठी नींद सोई थी और क्योंकि इतवार का दिन था इसलिए सड़क पर मालस बाप के ठेले और खचड़ों का वह कोलाहल नहीं था जो उसे रोज जगा देता था। और जरा देर बाद ही गिरजे का मधुर घंटा टन टन बजने लगा, मानो पुरुष और नारी के मृदुल मिलन से उत्पन्न सौंदर्य सृष्टि के शुभावसर पर बाजे बजाकर बधाइयां दे रहा हो। लुई ने करवट बदली। गस्ताफो पर्दे के पीछे कपड़े पहनने चला गया, जहां से फिर वह रसोई में खाने की तैयारी के लिए आदेश देने चला गया। तांबे और टीन के नए नए बर्तन ओह कैसे जगमग चमचमा रहे थे, और यह सब उसी का तो था और था उसकी प्यारी पत्नी का। उसने रसोइये से कहा, पास के ही रेस्तरों में जाओ और कह दो कि ठीक वक्त पर 2 जनों के लिए खाना यहाँ भेज दिया जाए। रेस्तरां का मालिक गस्ताफ और लुई के इस विवाह के विषय में पहले से ही जानता था और उसे खाना तैयार करके रखने के लिए आदेश भी 1 दिन पहले ही मिल चुका था। आज वह केवल सूचना पाने की प्रतीक्षा कर रहा था। तत्पश्चातु दूल्हा महाशय फिर लौटकर शयनगृह के द्वार पर पहुंचे और धीरे से किवाड़ों को खटका कर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? एक हल्की सी चीख सुनाई पड़ी और फिर ही प्रियतम जरा बस ठहर जाओ। इस बीच में गस्ताफ मेज उठाकर रखता है, उस पर एक सफेद चिट्टा मिचपोश डालकर शीशे और चीनी के बर्तन, छुरियां, चाकू और कांटे सब कुछ सजाकर रख देता है। जैसे ही लुई ने कमरे में पदार्पण किया, सूर्य की रजत रश्मियों ने उसके गालों और सुनहरी केशों को चूमकर उसका स्वागत किया। लेकिन वह अब भी थकी हुई थी, इसलिए गस्ताफ ने उसे अपनी भुजाओं में भरकर आराम कुर्सी पर बैठाल दिया और आराम कुर्सी को सरकाकर उसमें पहिए लगे हुए थे टेबल के पास ले गया। फिर थोड़ी सी शराब लुई को चखाई जिससे वह चैतन्य हो गई। जरा सोचिए तो अगर उसकी माता को मालूम हो जाए कि मेरी बेटी शराब पीती है तो। शादी हो जाने पर तो यह किया जा सकता है। शादी करने का एक यही तो फायदा है कि बहुत सी न करने की बातें करने के लिए मिल जाती है। नया पति अपनी नई नई पत्नी की तनिक सी सुविधाओं का, जरा से आरामों का ध्यान रखता है।
कितना आनंद आता है इसमें। यह तो ठीक है कि कुमारावस्था में भी मैंने बड़ी बड़ी दावतें खाई थीं, लेकिन उनसे क्या मुझे आनंद मिला था? कुछ भी तो नहीं। इस प्रकार की बातें गस्टाफ बियर के गिलास में ओंठ लगाए सोच रहा था। और यह कुंवारे लोग भी कैसे खोखले दिमाग के होते हैं, कूढ़ मगज। अरे शादी नहीं करना चाहते यह भी कोई बात है भला? और कितने खुदगर्ज हैं यह लोग। इन लोगों पर तो मेरे ख्याल से टैक्स लगाना चाहिए, टैक्स जैसे कुत्तों पर लगता है। किंतु लुई अपने विचारों में इतनी कट्टर नहीं है। वह बड़ी सहूलियत और मीठेपन से इस बात को जोर देकर कहती है कि वे बेचारे जो शादी नहीं करते रहन के काबिल हैं। अगर उनकी हैसियत शादी करने की हो तो वे कुंवारे कभी नहीं रहे। गस्टाफ के दिल में जरा सी कसक है, हाँ, लेकिन सुख कोई धन से ही तो नहीं मिलता। नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, थोड़े दिन में ही बहुत सा काम मिल जाएगा और तब फिर सब काम ठीक से चलेगा। और इस समय तो वह बढ़िया भिया खाने खा ही रहा है, मेवे मिठाइयां और शराब। लुई सशंकित हो उठती है और संकोच से पूछ बैठती है, क्या हम हमेशा ही इस ढंग से रह सकेंगे? और उत्तर में गस्टाफ उसके गिलास में थोड़ी सी शराब और उड़ेल देता, ओह तुम बड़ी पगली हो लुई, बेकार डरती हो। ऐसा दिन रोज रोज नहीं आता मेरी लुई, जीवन बहुत सुंदर है और यदि उसकी इस सुंदरता का उपभोग करने का अवसर मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। शाम को 6 बजते हैं और 2 घोड़ों वाली एक शानदार फिटन उनके दरवाजे पर आकर खड़ी होती है। बात की बात में वे उस पर हवा खाते होते हैं। लुई और गस्टाफ बड़े आराम से सीट का सहारा लेकर बैठते हैं। जब उनके जान पहचान वाले और मित्र उन्हें राह चलते मिल जाते हैं और बड़े ताज्जुब और ईर्ष्या से उनका अभिवादन करते हैं, तब वे बड़ा सुख अनुभव करते हैं। इस असिस्टेंट काउंसिलर के हाथ अच्छा माल लगा है। एक तो बीबी मिली और ऊपर से रुपए वाली, साथ ही वे यह जरूर सोचते होंगे और हम गरीब लोगों को पैदल धूल फांकते चलना पड़ता है। घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर चलने में कितना मजा आता होगा। मखमली गद्दोंदार सीटों पर बैठे बैठे चले जाइए, बिना किसी जरा सी भी तकलीफ के, बिना कोई मेहनत किए हुए। सुखी विवाहित जीवन की प्रतीक है यह घोड़ा गाड़ी। तो इस तरह उनका पहला महीना रासरंग, नाचत माशो और दावतों में ही बीता। फिर भी जो समय वे घर पर व्यतीत करते थे वह सबसे अधिक आनंदप्रद होता। रात में लुई को अपने ससुर के घर से लाने में एक अजब तरह का आनंद गस्टा को आता। घर लौटकर वे जो चाहे सो करते, थोड़ा सा कुछ खाना तैयार करते, फिर खा पी कर काफी रात गए तक गपशप लड़ाते। गस्टाफ हमेशा कम खर्च करने के पक्ष में रहता, कम से कम उसका ऐसा ख्याल जरूर था। हालांकि व्यवहार में इस पक्ष के विरुद्ध कार्य करने में उसे कृतई कोई मुसीबत नहीं मालूम पड़ती थी। एक दिन नई दुल्हन और रसोइये ने मिलकर भुनी मछली में उबले हुए आलू मिलाकर तरकारी बनाई, लेकिन वह गस्टाफ को पसंद नहीं आई। जब एक दिन फिर लुई ने वही तरकारी तैयार की, तब उसने बाजार जाकर 1.5 क्रोनर की कुछ बढ़ेरे खरीद ली और सोचा कि मैंने बहुत सस्ता सौदा पटा लिया। लेकिन घर पहुंचा तो लुई ने उल्टी ही बात कही। उसने कहा, तुम ठग आए और फिर शिकार खाना फिजूल खर्ची करना है। फिर लुई ने सोचा कि इतनी छोटी छोटी सी बात के लिए पति से विरोध करने से काम कैसे चल सकता है। कुछ महीनों बाद लुई फाक की तबीयत खराब हो गई, लेकिन बात क्या थी यह किसी की समझ में नहीं आता था। क्या सर्दी लग गई? क्या पीतल या तांबे के बर्तनों में खटाई की कोई चीज भूल से रखने की वजह से जहरीली हो गई होगी और उसे लुई शायद खा गई हो। डॉक्टर को लुई को देखने के लिए बुलाया गया। उसने खूब अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद कहा, कुछ भी तो बीमारी नहीं है, और ठट्टा मारकर हंस पड़ा। लेकिन लुई तो बहुत बीमार थी।
शायद दीवार के कागज में संख्या आ रही हो और वह हवा में उड़कर उसकी सांसों द्वारा अंदर पेट में पहुंच गई हो। इसलिए गस्टाफो दीवार का कुछ कागज छुड़ाकर एक केमिस्ट के यहाँ ले गया और उसने कहा कि इसका ठीक से बारीक विश्लेषण करो। और केमिस्ट के वैज्ञानिक विश्लेषक ने घोषणा की कि इस कागज में किसी तरह की कोई भी जहरीली चीज नहीं है। लुई की बीमारी कम नहीं हो रही थी। किताबें पढ़ना शुरू की और उसे लुई की बीमारी बुक दंद डॉक्टर लगी। बस उसने अपना इलाज करना शुरू कर दिया। उसके कमरसी धोए जाते थे और 1 महीने के अंदर अंदर उसकी दशा सुधरती ही हुई हो। यह सब कुछ तो अकस्मात ही हो न गया। इतनी जल्दी यह कुछ हो जाएगा, यह तो पापा और मामा ने भी नहीं सोचा होगा। लोग उन्हें क्या खुशी न होगी। और जो बच्चा होगा वह लड़का तो जरूर ही होगा, इसमें भी भला कोई शक हो सकता है। तो फिर उसका अभी से नाम भी सोच लेनी जरूरी है। यह सब तो लुई ने सोचा और खुशी से फूल गई, लेकिन उसने यह भी सोचा कि खर्च का क्या प्रबंध होगा। और पति से बोली, देखो जी, तुमने अभी तक अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया है और जो कुछ फिलहाल कमा रहे हो उससे तो कृतई अभी भी पूरा नहीं पड़ता। यह ठीक है कि अब तक हम लोग जुड़ा ठाट बाट से रहते रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब जरा खर्च कम करना होगा और तभी काम ठीक से चल सकता है। दूसरे ही दिन असिस्टेंट काउंसलर साहब अपने एक बैरिस्टर दोस्त के पास प्रॉमिसरी नोट पर रुपया उधार लेने पहुंचा। गस्टाफो ने अपने दोस्त को समझाया कि कितने जरूरी खर्चे उसके सिर पर आ पड़े हैं। हाँ, बैरिस्टर ने मानते हुए कहा, यह तो ठीक है ही। शादी करना और कुटुंब बढ़ाना बड़ा महंगा व्यापार है। मैं तो कभी इस व्यापार में हाथ नहीं डाल सकाए। यह सुनकर आगे और खुशामद करना गस्टाफ की हया ने पसंद नहीं किया। खाली हाथ जब वह घर लौटकर पहुंचा तो खबर मिली कोई 2 अनजान आदमी तुम्हें पूछते थे। नहीं नहीं, वे सैनिकों की तरह हट्टे कट्टे जवान थोड़े ही थे, वे काफी प्रौढ़ व्यक्ति थे। अरे तब मेरे उपसला के मिलने वाले होंगे, मेरी शादी के बारे में सुनकर आए होंगे। जही नहीं नौकर बीच में टोककर बोला, वे उपसला वाले नहीं थे, वे यहीं के स्टाखामी थे और लाठियां लिए हुए थे। हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं, लेकिन वे कह गए हैं कि हम अभी लौटकर आते हैं। गस्टाफ फिर बाजार चला गया और इस बार रसभरी खरीद लाया। घर आकर उछलते हुए बोला, जरा सोचो तो सही लुई, सिर्फ 1.5 क्रोनर में इतनी सारी रसभरी, और तब जब मौसम नहीं है इनका। कैसा बढ़िया सौदा रहा है न? सो तो ठीक है। टके सेर ऊंट बिकता है तो भी महंगा होता है। जब पैसा नहीं होता पास में, बतलाओ न हम क्या इन फिजूल खर्चियों को बर्दाश्त कर सकते हैं। प्रिय, कोई परवाह नहीं है, मैंने कुछ और काम ढूंढ लिया है। लेकिन हमारे ऊपर जो कर्जा है सो कर्जा तो क्या हुआ? मैं और कुछ रुपया लेकर उसे चुकाने का प्रबंध कर रहा हूं। हाँ, लुई ने करुणा प्रदर्शित करते हुए कहा, तो क्या वह एक और नया कर्जा हमारे सर पर नहीं होगा? अगर होता भी है तो क्या हुआ, एक जगह से तो छुटकारा होगा। लेकिन तुम खामखा यह परेशान करने वाली बातें क्यों छेड़ बैठती हो? कैसी बढ़िया रस भरी हैं और इनके ऊपर शैरी का एक गिलास कितना मजा देगा जानती हो। और इतना कहते ही गस्टाफ ने नौकर को हुक्म दिया, जाकर फौरन शैरी की एक बोतल ले आओ, सबसे अच्छी वाली। उस दिन तीसरे पहर को जब लुई सोकर उठी तो उसने फिर कर्ज का सवाल उठाया। उसका ख्याल था कि वह जो कुछ कहने जा रही हैं उससे गस्टाफो नाराज नहीं होगा। नाराज तो वह हो ही नहीं सकता। तब क्या वह घर के लिए कुछ रुपया चाहती थी? लुई ने समझा, पंसारी का रुपया नहीं दिया गया है, गोश्त वाला धमकी देता था और वह फिटन वाला सईस भी कहता है कि हिसाब तय कर लो। बस असिस्टेंट काउंसलर साहब ने फरमाया, सिर्फ इतना ही। अरे तो इनका तो कल ही पाई पाई चुकता कर दूंगा।
लेकिन हमें और बात भी तो सोचनी चाहिए। आज शाम को पार्क में घूमने चलोगी ना? लेकिन फिटन पर नहीं चलेंगे, प्राण से ही काम चल सकता है। और शाम आई, वे पार्क गए और एल्हम्ब्रा रेस्तरां में खाना खाया। वहां मजा तो बहुत आया गस्टाफ को, क्योंकि आसपास बैठे हुए अन्य लोग उन लोगों को नए अल्हड़ प्रेमी प्रेमिका समझ रहे थे। लेकिन यह विचार लुई को अच्छा नहीं लगा, और खास तौर से तब जब उसने बिल देखा। बाप रे, इतने में तो हम घर पर बढ़िया खाना खा सकते थे। वह धीरे से चिल्ला भी पड़ी। तो एक के बाद एक करके 8 महीने समाप्त हो गए। 9वां महीना आया, बच्चे के लिए कपड़े चाहिए थे, झूला चाहिए था, और भी न जाने कितनी चीजें चाहिए थी। खर्च का प्रबंध करने में गस्टाफ को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पंसारी और साइस ने उधार देना बंद कर दिया, क्योंकि उनके भी तो बीबी बच्चे हैं जिन्हें खिलाना पिलाना फनाना भी उतना ही जरूरी है जितना गस्टाफो के लिए अपने कुटुंब की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी है। उफ, कैसी लिप्सा है यह। आखिर वह शुभ दिन भी आ ही गया। पैदा हुई लड़की, उसे पालने के लिए एक नर्स भी रखनी जरूरी थी, और जब वह अपनी उस नवजात पुत्री को गोद में खिलाता होता तो वैसे ही दौड़ दौड़ कर किसी लेनदार की आवाजों और चिल्लाहट को खुशामद से गिड़गिड़ाकर शांत करने लग जाता। नए नए खर्चे रोज पैदा होते ही गए, और वह उनके दुर्वह भार के नीचे बुरी तरह पिचा जा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ अनुवाद करने का काम उसे मिल गया, लेकिन उस काम को वह सफलतापूर्वक करता भी तो कैसे, जब उसे कृदम पर तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी दुरावस्था में गस्टाफ अपने ससुर से सहायता मांगता है, लेकिन वह उसे बहुत रुखेपन से जवाब देता है, मैं इस बार तो तुम्हारी मदद किए देता हूँ, लेकिन आइंदा फिर कभी नहीं करूँगा। मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा सा बचा है वह मेरे ही लिए काफी नहीं है, और फिर तुम ही मेरे लिए अकेले नहीं हो। खैर, तो जैसे तैसे काम चला ससुर की सहायता से। माँ के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन जरूरी थे ही, चूजे और बढ़िया शराब भी तो, और बच्ची के लिए रखी गई नर्स को भी वेतन देना ही पड़ता था। खैर, सौभाग्यवश जैसे तैसे लुई फिर बिल्कुल अच्छी हो गई। उसका पहला सौंदर्य और आकार लौट आए। तब एक दिन ससुर ने फिर दामाद से कहा, अगर बर्बाद नहीं होना चाहते तो अब आइंदा और बच्चों के लिए कोशिश मत करना। फिर भी कुछ दिनों तक गस्टाफो फाक का छोटा सा कार्टून प्रेम और रेन पर पलता रहा, लेकिन और कब तक पलता रहता। एक दिन दिवालियेपन में आकर गला दबोच ही तो लिया। घर के मालस बाप की कुर्की पर चढ़ने की नौबत आ गई। तब एक दिन लुई के पिता आकर मां बेटी दोनों को लेकर चलते बने। सिकर्म में बैठते बैठते वृद्ध यह कहने से न चुका, मैंने अपनी पुत्री एक ऐसे शख्स को उधार दी थी जिसने उसकी इज्जत उतारकर उसे साल भर बाद ही लौटा दिया। लुई खुशी से गस्टाफ के साथ रहती, लेकिन वहां तो पेट के लिए एक नाज का दाना तक भी तो नसीब नहीं था। वह अकेला रह गया। एक दिन कुक अमीन वही लाठी वाले लोग आए और उसके मकान से रसोई के बर्तन तक उठाकर ले गए। घर में न एक फूटी कौड़ी बची, न पानी पीने को एक गिलास, और न लेटने को टूटी चारपाई, और न फटा बिस्तर ही। गस्टाफो का असली जीवन अब शुरू हुआ था। उसने किसी तरह एक दैनिक समाचार पत्र में प्रूफरीडी की जगह पाली थी, जहां उसे रात को 8-8, 10-10 घंटे तक काम करना पड़ता था। सरकारी नौकरी उसकी अब भी बाकी थी, हालांकि तरक्की रुक गई थी क्योंकि वह दिवालिया घोषित नहीं किया गया था। ससुर साहब ने उसके ऊपर इतनी दया जरूर की कि उसे इतवार को अपनी पत्नी और पुत्री से मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन एक क्षण के लिए भी वह लुई को अकेले में गस्टाफ के पास नहीं रहने देता था। जब शाम को वह अपने अखबार के ऑफिस में जाने लगता था तो वे लोग उसे दरवाजे तक पहुंचाने आते थे और वह अपने कुचले हुए मरे हुए आत्मसम्मान को लेकर विदा हो जाता था।
अपने ऊपर से सारे बोझ को उतारने में संभव है गस्टाफ को 20 वर्ष लग जाएं और तब क्या वह अपनी पली और पुत्री का भरण पोषण कर सकेगा? शायद नहीं। और अगर दुर्भाग्य से इसी बीच में उसके वृद्ध ससुर साहब ढुरक जाएं, तब तो वे सबके सब बिना घर बार के हो जाएंगे। इसलिए उस क्रूर हृदय वाले अपने वृद्ध श्वसुर के प्रति भी उसे कृतज्ञ होना चाहिए, जिसने इतनी निर्ममता से उसके सारे मानवीय सुख को उससे जबरदस्ती छीन लिया। हाँ, और मानव जीवन स्वयं भी तो आज इतना कठोर और कुरूप हो उठा है। खेत में हल चलाने वाले जानवरों का गुजारा तो आसानी से हो जाता है, लेकिन सारी सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे अपना पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करने की जरूरत पड़ती है। कितनी शर्म की बात है। और यह शर्म चीख चीख कर पूछ रही है कि इस जीवन में हरेक इंसान को क्यों मेवे मिठाई खाने को नहीं मिलते, अरे क्यों रोटी भी नहीं मिलती।